नमस्कार बच्चों। जो बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है सामाजिक समस्याओं वाला, तो उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था विचलन और डेवलपमेंट थ्योरीज। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्राइम, अपराध के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अपराध, देखिए अपराध की दो तरीके की अवधारणाएं हैं, एक समाजशास्त्रीय अवधारणा, दूसरी कानूनी अवधारणा। तो समाजशास्त्रीय अवधारणा में क्या होता है कि ऐसे व्यवहार जो समाज विरोधी हैं उनको हम अपराध कहते हैं। और कानूनी अवधारणा में क्या है, वे सारे कार्य जो किसी समय विशेष में किसी राज्य में संविधान, अपराधी संहिता या राज्य के किसी नियमों के विपरीत घोषित किए गए हों, अपराध कहलाते। यानी संविधान विरुद्ध या राज्य के नियम या कानून के विरुद्ध किए गए अपराध कानूनी अवधारणा में अपराध है, व्यवहार जो है अपराध है। और समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के अनुसार जो समाज विरोधी व्यवहार हैं वे अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें कुछ जो है समाजशास्त्री हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिन्होंने अपराध के बारे में लिखा है या अपराध के बारे में कहा है, जिसमें सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन अपराध कहला जाता है। ये मॉबरेट द्वारा कहा गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन किसके अनुसार अपराध है। ऑप्शन में दे दिए मॉबरेट, किलनॉट, हैकरवाल, इलियट और मेरिल, तो आप ऑप्शन में लगाएंगे मॉबरेट। इसी तरीके से जो दूसरा स्टेटमेंट है सामाजिक नियमों से विचलन, ये किलिनार्ड ने बोला है। सामाजिक नियमों से विचलन होना अपराध कहला जाता है, ये किलिनार्ड के द्वारा कहा गया है। तीसरा है वे व्यवहार जो मानव संबंधों की व्यवस्था में बाधा डालते हैं, ये बोला है हैकरवाल ने। अगला है समाज विरोधी व्यवहार, इलियट एवं मेरिल। इलियट एवं मेरिल कहते हैं समाज विरोधी व्यवहार ही अपराध कहला जाता है। और वार्न्स एवं टीटर्स कहते हैं ऐसी क्रिया जिसे समूह पर्याप्त रूप में खतरनाक समझता हो अपराध कहला जाता है। तो साथियों, मानदंडों की बात मॉबरेट करते हैं, नियमों से विचलन किलनार्ड बताते हैं, संबंधों की व्यवस्था में बाधा हैकरवाल, समाज विरोधी व्यवहार इलियट एवं मेरिल, और खतरनाक वार्न्स एवं टीटर। तो आप लोग इसको ढंग से करिए, याद करिए, इसमें से अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं कानूनी अवधारणा पर। तो जैसा कि बताया गया था, संविधान विरोधी या नियमों के राज्यों के नियमों के विपरीत व्यवहार या कार्य अपराध कहला जाते हैं। इसमें भी कुछ जो है थिंकर्स हैं जिन्होंने जो है स्टेटमेंट दिए हैं और अक्सर करके उनसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सेठना का स्टेटमेंट है, वह कार्य या त्रुटि जिसके लिए कानून दंड देता है, कार्य या त्रुटि जिसके लिए कानून दंड देता है वो अपराध की श्रेणी में आता है, ये सेठना ने बोला है। दूसरा है वह कार्य जिससे कानून का उल्लंघन हो वह अपराध है, ये मॉबरेट द्वारा कहा गया है। अगला है ऐसी क्रिया जो कानून के अनुसार दंडनीय हो, टेफ्ट ने ऐसा बोला है। बहुत बार पूछा है ये, कानून के अनुसार दंडनीय टेफ्ट के द्वारा कहा गया है। अगला है निषिद्ध व्यवहार, राज्य द्वारा परिभाषित एक निषिद्ध व्यवहार ये अपराध है, ये किसने बोला है, बीबर ने। अगला है वह कार्य जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है, सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है, अपराध है, ऐसा बोला है लैंडिस एंड लैंडिस ने। अगला है अपराध कानून का उल्लंघन है, ये हैकरवाल ने बोला है कानून का उल्लंघन। और अगला किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्यवाही अपराध कहलाती है, ये गिलिन एवं गिलिन ने बोला है। तो देखिए इसमें सारे जो है इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मुझसे पूछेंगे तो ये मॉबरेट जो है कानून का उल्लंघन मॉबरेट का, और टेफ्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसमें कानून के अनुसार दंडनीय अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ये निषिद्ध व्यवहार भी पूछा जाता है बीबर का, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से करिएगा, कानूनी अवधारणा और समाजशास्त्रीय अवधारणा। अब आते हैं अपराध की विशेषताएं, यानी विशेषताओं का मतलब क्या होता है अपराध में। तो हानि होती है, जब कोई अपराध करता है कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ नुकसान होता है। क्रिया होती है, यानी जो भी व्यक्ति अपराध कर रहा है वो कुछ ना कुछ क्रिया ऐसी करता है, बिना क्रिया के कैसे अपराध होगा। अगला है नंबर तीसरी विशेषता, कानून के द्वारा निषेध, यानी जो भी क्रिया वह कर रहा है वो कानून के द्वारा उस पर रोक है, तभी तो वो अपराध की श्रेणी में आ रहा है, अन्यथा अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो कानून के द्वारा उस पर निषेध होता है। चौथी विशेषता है अपराधी उद्देश्य, यानी जो भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है उसका उद्देश्य जो है अपराधी कहलाता है।
अगली है उद्देश्य एवं व्यवहार में सहसंबंध, यानी जो भी उसका एम है, जो भी वो चाहता है, उद्देश्य क्या पाना चाहता है, और जो वो व्यवहार करता है उसमें उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है, इसीलिए उसको बोला है उद्देश्य और व्यवहार में सहसंबंध है। अगली है व्यवहार एवं हानि में भी सहसंबंध होता है, यानी जो भी वो व्यवहार कर रहा है और उसके आधार पर कितनी हानि हो रही है, किस तरीके की हानि हो रही है, उनमें आपस में रिलेशन होता है। कहने का मतलब जो भी उसका उद्देश्य होगा उसी के अनुसार व्यवहार करेगा और उसी के आधार पर हानि कुछ ना कुछ होगी। तो ये तीनों आपस में कोरिलेटेड है। अगली है दंड, यानी जो भी अपराध करेगा उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगा। तो इसमें भी क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते रहते हैं। 2-3 विशेषताएं दे दी, कोई चौथी कोई और विशेषता दे दी जो लगती नहीं हो अपराध है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। हानि क्रिया, कानून के द्वारा निषेध, अपराधी उद्देश्य, उद्देश्य व्यवहार में सहसंबंध, व्यवहार और हानि में सहसंबंध, दंड, ये विशेषता है। अब आते हैं बच्चों अपराध का वर्गीकरण। तो इसमें दो जो है समाजशास्त्री बहुत फेमस हैं, जिसमें नंबर 1 पे है सदरलैंड और नंबर 2 पे है किलनार्ड और क्वीन। तो सदरलैंड के द्वारा जो अपराध का वर्गीकरण किया गया है वो पहला है साधारण अपराध, दूसरा है जघन्य अपराध। तो साधारण अपराध को बोल रहे हैं मिसडिमेनर साधारण अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें चोरी, मारपीट करना, शराब पीना आदि साधारण अपराध की कैटेगरी में आते हैं। और जघन्य अपराध यानी फिलोनीस जघन्य अपराध, ये जैसे किसी की हत्या कर देना, बलात्कार, डकैती, अपहरण, राजद्रोह आदि इस श्रेणी में आते हैं। तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई साधारण अपराध जो है किसके अनुसार वर्गीकरण है या जघन्य अपराध किसका वर्गीकरण है, तो सदरलैंड लगाएंगे आप। और इसमें इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, मिसडिमेनर्स यानी साधारण अपराध और फिलोनीस यानी जघन्य अपराध, क्योंकि कभी कभी हिंदी जो है अलग अलग बुक्स में या पेपर में कभी कभी अलग अलग राइटर्स अलग अलग नाम लिख देते हैं, जबकि इंग्लिश जो है सेम रहती है। अच्छा, इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हत्या जो है किस प्रकार का अपराध है, जघन्य अपराध है या साधारण अपराध है। तो आप क्या लगाएंगे, जघन्य। तो ये भी आप लोग याद रखिए, हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, राजद्रोह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से चोरी, मारपीट, शराब पीना आदि साधारण अपराध की श्रेणी में आता है। अब आते हैं किलनार्ड एवं क्वीन पर। तो किलनार्ड एवं क्वीन ने जो है कई सारे अपराध के प्रकार बताए हैं, जिसमें हिंसात्मक अपराध है, संपत्ति संबंधी अपराध है, व्यावसायिक अपराध है, राजनीतिक अपराध भी है, सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध है, परंपरागत अपराध है, संगठित अपराध है, पेशेवर अपराध है। तो ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे 3 ऑप्शन दे दिए, इसमें पूछा कि भाई कौन सा अपराध किलनार्ड और क्वीन ने नहीं बताया गया है, ठीक है। या मान लीजिए दे दिया हिंसात्मक ए दे दिया, बी पे संपत्ति, तीसरे पे व्यावसायिक और चौथे पे जघन्य दे दिया। पूछ लिया कि भाई इसमें से किलनार्ड और क्वीन द्वारा कौन सा अपराध का वर्गीकरण नहीं है, तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे, सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। पेशेवर अपराध भी इसमें है। अब आ जाते हैं अपराधियों के वर्गीकरण पर। तो अपराधियों के वर्गीकरण में 3 समाजशास्त्री हैं जिनने अपराधियों का वर्गीकरण किया। देखिए पहला क्या था, अपराध का वर्गीकरण, और ये है अपराधियों का वर्गीकरण, ठीक है। वो क्राइम का वर्गीकरण था, ये क्रिमिनल्स का वर्गीकरण है। तो इसमें नंबर 1 पे है सदरलैंड, दूसरे लोम्ब्रोसो, तीसरे हैं हेज। तो लोम्ब्रोसो ने 2 प्रकार के अपराधी बताए हैं, पहले निम्न वर्गीय अपराधी यानी लोअर क्रिमिनल्स, और दूसरा श्वेत वस्त्रधारी अपराधी, व्हाइट कॉलर क्राइम। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी एग्जाम या सिलेबस ऐसा हो जिसमें अपराध अगर है तो सदरलैंड का ये श्वेत वसन अपराधी जरूर इस पर क्वेश्चन पूछा है, व्हाइट कॉलर क्राइम की अवधारणा किसने दी। ये व्हाइट कॉलर क्राइम यानी जो उच्च पदधारी लोगों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उसको श्वेत वस्त्रधारी या व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स कहते हैं। और निम्न वर्गीय यानी जो उच्च वर्ग के नहीं है उनके द्वारा जो अपराध किए जाते हैं वो निम्न वर्गीय अपराधी होते हैं। अब आ जाते हैं लोम्ब्रोसो पर। तो लोम्ब्रोसो ने 4 प्रकार के अपराधी बताए हैं। पहला जन्मजात यानी बाई बर्थ जो जन्म अपराधी होते हैं, दूसरा पागल अपराधी, तीसरा आवेग युक्त यानी पैसन जिनका पैसन है वो अपराधी, और नंबर 4 आकस्मिक अपराधी यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आकस्मिक ओकेजनल ही अपराध करते हैं, जैसे दिवाली पर अपराध कर लिया या होली पर अपराध कर लिया या किसी विशेष उसमें जो है मान ली मेला लग रहा है वहाँ अपराध कर लिया, तो आकस्मिक अपराधी होते हैं, प्रोफेशनल नहीं होता वो अपराधी।
और कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो जन्म से ही जिनके अंदर अपराधी प्रवृत्ति होती है, वो हमेशा अपराध ही करते रहते हैं। और ये जो पागल टाइप के होते हैं वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं, इनको इंसेन बोलते हैं। और आवेग युक्त मतलब जोश में आ जाते हैं। कुछ लोग जोश में आकर जैसे किसी ने किसी को कुछ कह दिया और एकदम आवेग में आकर वो अपराध कर बैठा, तो उसको पैशन युक्त, आवेग युक्त अपराधी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। आकस्मिक अपराधी का जो है किसने वर्गीकरण दिया, या पागल जो है किस समाजशास्त्र के अनुसार अपराधी है, तो इसको आप ध्यान रखिए लोम्ब्रोसो को। अगला जो है आकस्मिक को भी लोम्ब्रोसो ने 3 श्रेणियों में बांटा है। आकस्मिक अपराधी को भी 3 श्रेणी में बांटा है। पहला है स्यूडो यानी अर्ध या नकली, दूसरा आदतन, और तीसरा अपराधी सम यानी क्रिमिनलॉइड। तो ये आप ध्यान रखिए, स्यूडो अक्सर करके एग्जाम में पूछा, स्यूडो अपराधी जो है किसने वर्गीकरण क्या है, तो ये लोम्ब्रोसो का ही वर्गीकरण है। क्योंकि पेज में ज़्यादा जगह नहीं थी, हेज का वर्गीकरण मैं अपने नेक्स्ट पेज में करूँगा। तो आप देखिए इसमें अच्छे से करिए। समाजशास्त्रीय अवधारणा और ये समाजशास्त्रियों की जो डेफिनेशन दी गई हैं उनको कानूनी अवधारणा पर भी पूछा जाता है। सदरलैंड का मुख्य रूप से है। और ये अपराध का वर्गीकरण, अपराधियों का वर्गीकरण। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर हेज का वर्गीकरण। तो हेज का जो वर्गीकरण है उसमें उन्होंने 4 प्रकार के अपराधी बताए हैं। पहला प्रथम अपराधी यानी जो पहली बार अपराध करता है। दूसरा आकस्मिक अपराधी जो ओकेजनल कभी कभी कर लिया। तीसरा आदतन, जो आदत है उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आदत पड़ी हुई तो कर रहे हैं। पेशेवर अपराधी प्रोफेशनल, एकदम जो इनका पेशा है, धंधा है, और उसी के आधार पर वे लोग अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उसी वो इनका व्यवसाय है एक तरीके से। तो ये 4 प्रकार के अपराधियों का वर्गीकरण हेज के द्वारा किया गया। इसमें भी अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपराध संबंधी सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपराध संबंधी सिद्धांत। तो इसमें मुख्य रूप से 4 सिद्धांत हैं। पहला शास्त्रीय सिद्धांत जिसको क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा प्रारूपवादी सिद्धांत। तीसरा समाजशास्त्रीय सिद्धांत। चौथा भौगोलिक सिद्धांत। तो पहले पे चर्चा करते हैं शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी। तो ये क्लासिकल थ्योरीज का प्रतिपादन 18वीं सदी के अंत में हुआ और इसके समर्थक बेकरिया, बेंथम, फ्यूअरबैक। अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है समर्थन कौन है इसके, बेकरिया किस सिद्धांत के समर्थक हैं, या बेकरिया द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, बेंथम द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, फ्यूअरबैक द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया। तो तीनों का नाम आप याद रखिए, बेकरिया, बेंथम और फ्यूअरबैक शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है। ये सिद्धांत जो शास्त्रीय सिद्धांत सुखवादी दर्शन से प्रभावित है। सुखवादी दर्शन का मतलब ये है, इसकी मान्यता ये है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले उससे मिलने वाले सुख व दुख का हिसाब लगाता है और वही कार्य करता है जिससे उसको सुख मिलता है। एक अपराधी भी अपराध इसलिए करता है कि उसे अपराध करने पर दुख की तुलना में सुख अधिक मिलता है। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि अपराध करने में व्यक्ति को सुख मिलता है, इसीलिए वह अपराध करता है। यानी सुखवादी दर्शन पर यह आधारित है। तो ये याद रखिए, अक्सर करके क्वेश्चन पूछा था सुखवादी दर्शन पर आधारित कौन सा सिद्धांत है, तो शास्त्रीय सिद्धांत। या पूछ ले सुखवादी दर्शन से कौन संबंधित है, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछ लेता है। आप याद रखिए सुखवादी दर्शन, बेकरिया, बेंथम, फ्यूअरबैक, शास्त्रीय सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं हम, पहले चौथे पे आते हैं भौगोलिक सिद्धांत। ये भौगोलिक सिद्धांत ज्योग्राफिकल थ्योरी है। ये 18वीं से 20वीं सदी तक प्रचलित रही है और इसके जो समर्थक हैं वो क्वेटलेट और गुएरी, लेकेसन, मॉन्टेस्क्यू, डेक्स्टर और लोम्ब्रोसो हैं। तो इसके क्वेटलेट और गुएरी जो हैं उनका जो सिद्धांत इस पर भौगोलिक था वो ताप संबंधी सिद्धांत था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है थर्मिक लॉ ऑफ क्राइम किसके द्वारा दिए गया, तो क्वेटलेट और गुएरी द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। इनका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, गर्मियों में व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध और सर्दियों में संपत्ति के विरुद्ध अपराध अधिक होते हैं। यानी ये बोल रहे हैं कि गर्मियों में व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, व्यक्तियों के प्रति ज़्यादा हिंसा या होती है, जबकि संपत्ति या प्रॉपर्टी या धन के प्रति जो अपराध होते हैं वो सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। ये ताप संबंधी सिद्धांत क्वेटलेट का है। अक्सर करके नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि सर्दियों में संपत्ति के विरुद्ध अपराध अधिक हो, गर्मियों में व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किसने कहा है? तो क्विटलेट और ग्वेरी। ये ताप संबंधी सिद्धांत किसका है? अगले जो इसके समर्थक हैं वो लेकेसन है। इन्होंने लेकेसन ने एक कैलेंडर बनाया और उस कैलेंडर में महीने के हिसाब से बताया किस महीने में कौन से अपराधी होते हैं, कौन सा अपराध होता है। तो ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न, अपराध संबंधी कैलेंडर से किसका संबंध है? तो आप लगाएंगे लेकेसन का संबंध है। अगला है मॉन्टेस्क्यू। इनकी एक बुक है, बड़ी फेमस है, कानून की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें इन्होंने लिखा है, ज्यों ज्यों हम भूमध्य रेखा के पास जाते हैं अपराध बढ़ते हैं, ध्रुवों की ओर शराब पीकर अपराधों की संख्या अधिक होती है। पृथ्वी जो गोल है उसमें भूमध्य रेखा बीच में होती है और ध्रुव ऊपर नीचे होते हैं। तो ध्रुव की तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ पर जो अपराध होते हैं वो शराब पीकर ज़्यादा किए जाते हैं, और जबकि भूमध्य रेखा पर जो अपराध होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, है ना, जबकि ध्रुवों की तरफ कम होते हैं, और वैसे शराब पीकर अपराध ध्रुवों की तरफ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू का ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, इसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी जा सके। आप लोग अगर नंबर अच्छा पाना चाहते हैं तो आप लोगों को ध्यान देना ही पड़ेगा। अगला जो इसमें समर्थक है वो है डेक्स्टर। डेक्स्टर ने मौसमी तत्वों जैसे तापक्रम, आर्द्रता माने नमी, वायुमंडल का दबाव आदि के आधार पर अपराधी प्रवृत्ति का अध्ययन किया। यानी मौसम के आधार पर अगर किसी पूछा जाता है कि अपराधी प्रवृत्ति का अध्ययन किसने किया, तो डेक्स्टर ने किया। आर्द्रता के आधार पर या तापक्रम के आधार पर। देखिए, तापक्रम की बात करता है डेक्स्टर, और ताप संबंधी पूछता है तो क्विटलेट ग्वेरी, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तापक्रम डेक्स्टर, ताप संबंधी क्विटलेट ग्वेरी, आर्द्रता डेक्स्टर। और जो इसके समर्थक एक स्टेटमेंट लोम्ब्रोसो का भी इसमें भौगोलिक सिद्धांत में काफ़ी फेमस है। इसमें वो बोलते हैं समतल भूमि में अपराध कम, घाटियों में एवं पहाड़ की चोटियों पर अपराध अधिक होते हैं। यानी प्लेन पर अपराध कम होते हैं, जबकि पहाड़ की चोटियों पर और जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पर अपराध अधिक होते हैं। तो उस बच्चों इसमें कोई भी चीज़ छोड़ने लायक नहीं है, आप लोग बड़े ध्यान से करिएगा। एक एक चीज़ काफ़ी मेहनत से बनाई गई है, और अगर आप अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। अगला देखते हैं। अच्छा, ये प्रारूपवादी और समाजशास्त्रीय सिद्धांत, क्योंकि जगह कम थी इसलिए अगले पेज पर हमने लिया है। अब लेते हैं प्रारूपवादी सिद्धांत। प्रारूपवादी सिद्धांत को इटालियन संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इसके थिंकर्स थे या समर्थक थे वो इटालियन थे, इसीलिए उसको इटालियन संप्रदाय कहते हैं। ये सिद्धांत ये मानता है, जैसे मानता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, यानी जन्म से ही व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, शारीरिक विशेषताएं होती हैं जो उसको अपराध करने की ओर मोड़ देती हैं या उसकी प्रवृत्ति आपराधिक हो जाती है। यह मानता है कि अपराधी का एक प्रारूप होता है जिसे देखकर ही उसे पहचाना जा सकता है। यानी कुछ अलग तरीके के ही होते हैं जिन्हें देखकर ही आप शक्ल से पहचान जाएंगे कि व्यक्ति अपराधी है। उसकी शारीरिक रचना सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होती है। ये शारीरिक विशेषताएं अपराधी को वंशानुक्रमण से मिलती हैं, यानी बाई बर्थ उसको कुछ शारीरिक विशेषताएं जैसे खोपड़ी का आकार, बालों का आकार, ठोड़ी का आकार, ये जो है इस तरीके की चीज़ें हैं जो उसको मिलती हैं, और उसी के आधार पर उसकी प्रवृत्ति अपराधी हो जाती है। यानी मेन चीज़ इसमें क्या है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। इसके जो मेन समर्थक हैं या जिसको बोलेंगे, जो क्वेश्चन आता है वो लोम्ब्रोसो पर आता है। लोम्ब्रोसो ही बोलते हैं कि अपराधी जन्मजात होते हैं। लोम्ब्रोसो इटली की सेना में डॉक्टर थे तथा इन्होंने सैनिकों का भी अध्ययन किया और इटली के जेलों का भी अध्ययन किया, वहाँ अपराधियों का अध्ययन किया कि भाई सेना का अध्ययन में क्या, कुछ सैनिक ऐसे थे जो बहुत मन से काम करते थे, कुछ सैनिक काम नहीं करते थे, अपराधी सैनिक भी अपराधी प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने अपराधी प्रवृत्ति के सैनिकों का अध्ययन किया और जेलों में, इटली की जेलों में अपराधियों का भी अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि शरीर की रचना तथा मानसिक विशेषताओं में घनिष्ठ संबंध होता है। 283 अपराधियों की खोपड़ियों का अध्ययन इन्होंने किया। प्रश्न पूछ लिया जाता है कितने अपराधियों की खोपड़ियों का अध्ययन जो है लोम्ब्रोसो ने किया, या पूछ लेता है मानसिक विशेषता और शारीरिक रचना में घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा किसने बोला, या पूछ लेता है लोम्ब्रोसो कहाँ की सेना में डॉक्टर थे, या लोम्ब्रोसो का क्या प्रोफेशन था, तो इटली की सेना में डॉक्टर थे, या कहाँ की जेलों का अध्ययन किया, इटली की जेलों का अध्ययन किया।
इन्होंने कहा है अपराधी जन्मजात होते हैं। अपराधियों की खोपड़ी, सिर, नाक, कान, आँख, ठुड्डी, बाल, होंठ, दांत आदि का वर्णन करके बताया कि इनकी किस प्रकार की रचना होने पर एक व्यक्ति किस प्रकार का अपराधी होगा। इन खोपड़ियों का आकार अलग अलग है, बड़ा ही इसमें कॉम्बिनेशन उन्होंने देखा, सिर का, नाक का, ठुड्डी का, होंठ का, दांत का। 85 तरीके के दांत होंगे, 85 तरीके की खोपड़ी, 85 तरीके की ठुड्डी होंगी। उसको आपस में कॉम्बिनेशन मिलाया और जाके ये एक्सप्लेन किया कि फला इस तरह का होगा तो ये अपराधी होगा, इस तरीके का होगा ये होगा, इस तरीके। तो बड़ा ही इन्होंने विस्तृत और व्यापक अध्ययन लोम्ब्रोसो द्वारा किया गया, इसलिए बहुत फेमस है। और इन्होंने लगभग 15 शारीरिक अनियमितताओं का उल्लेख किया है और बतलाया कि जिसमें से 5 अनियमितताएं होंगी तो वह निश्चित रूप से अपराधी होगा। तो आप लोग याद रखिए, इटालियन संप्रदाय प्रारूपवादी, लोम्ब्रोसो अपराधी जन्मजात होते हैं इटली। और ये जो है 15 शारीरिक अनियमितताओं में से 5 अनियमितताएं, 283 अपराधी खोपड़ी, सेना में डॉक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट इटालियन संप्रदाय। नेक्स्ट इस समाजशास्त्रीय सिद्धांत, क्योंकि हम लोग तो समाजशास्त्र के हैं तो समाजशास्त्र बड़ा विशेष बहुत महत्वपूर्ण है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी, इस सिद्धांत की देखिए मान्यता ये है कि अपराधी प्रवृत्ति जन्मजात नहीं होती, जैसा कि प्रारूपवादी में बोला था जन्मजात होते हैं, यहाँ इसकी ये आलोचना करते हैं और कहते हैं कि अपराधी जन्मजात नहीं होती बल्कि सीखा हुआ व्यवहार है। अपराधी व्यवहार सामूहिक साहचर्य का प्रतिमान है, ऐसा रूथ केवन ने कहा है। तो ये मान्यता ये है कि जो बाई बर्थ कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता बल्कि समाज में रहकर ही वो कुछ लोगों के संपर्क में आता है जिससे उसका व्यवहार अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है और संपर्क में आने से वो कुछ ऐसी व्यवहार सीखता है जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं और उसी के कारण वह भी अपराधी बन जाता है। इसीलिए बोला है अपराधी प्रवृत्ति जन्मजात नहीं बल्कि सीखा हुआ व्यवहार है। और जो इसके समर्थक हैं वो देखिए सदरलैंड नंबर 1 मेन समर्थक सदरलैंड है, बाकी सभी हैं ही हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। क्लोवार्ड, ओहलिन, बेकर, मर्टन, क्लिफोर्ड, शो। तो सदरलैंड पर आते हैं। सदरलैंड जो है अमेरिकी समाजशास्त्री थे। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था अपराध शास्त्र के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी किसकी है? सदरलैंड की। और सर्वप्रथम अपराध की वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत सदरलैंड के द्वारा ही की गई, यानी अपराध की वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर अपराध की सदरलैंड के द्वारा प्रस्तुत की गई। इनके सिद्धांत को विभेदक या विभिन्न संपर्क के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंशियल एसोसिएशन, याद रखिए, विभिन्न संपर्क का सिद्धांत, विभेदक विभिन्न संपर्क का सिद्धांत जो है सदरलैंड के द्वारा दिया गया। इनमें इन्होंने बताया कि अपराध का कारण अपराधी लोगों से संपर्क है। अपराध का कारण क्या है? अपराधी लोगों से संपर्क के कारण ही व्यक्ति अपराधी बनता है। और इनका मानना है अपराध को संगति और सीख का परिणाम ये मानते हैं। अपराध क्या है? संगति और सीख का परिणाम है। उस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, संगति और सीख का सिद्धांत किसका है, संगति और सीख का परिणाम कौन मानता है? तो हर पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। संगति, सीख, विभेदक विभिन्न संपर्क का सिद्धांत और ये इनकी सामाजिक व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, अमेरिकी समाजशास्त्री। नेक्स्ट देखते हैं क्लोवार्ड और ओहलिन। क्लोवार्ड और ओहलिन के सिद्धांत को विभिन्न अवसर का सिद्धांत भी बोलते हैं। और इन्होंने एक अवधारणा दी थी अपराधी उपसंस्कृति की अवधारणा, और अपराधी उपसंस्कृति को भी तीन भागों में इन्होंने बांटा। डेलिक्वेंट सब कल्चर, याद रखिए डेलिक्वेंट सब कल्चर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। विभिन्न अवसर का सिद्धांत किसने दिया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। और ये डेलिक्वेंट सब कल्चर को 3 भागों में बांटा है। अपराधी उपसंस्कृति पहला भाग, दूसरा संघर्ष उपसंस्कृति, तीसरा अपक्रमण वाली उपसंस्कृति। तो ये विभिन्न अवसर का सिद्धांत, यानी व्यक्ति को अवसर मिलता है और वो उसका जो है गलत डायरेक्शन में जब मुड़ जाता है तो उससे अपराधी बन जाता था। ये क्लोवार्ड ओहलिन का विभिन्न अवसर का सिद्धांत।
दूसरा इसका बेकर का लेबलिंग थ्योरी है, यानी लेबलिंग का सिद्धांत है, इसको नाम चिप्पी का भी सिद्धांत बोलते हैं। ये भी बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेबलिंग थ्योरी क्या है। ये बोल रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति सामान्य व्यवहार कर रहा है या कभी कोई गलत व्यवहार कर दिया तो वो उसी गलत व्यवहार के नाम से जाना पड़ता है। जैसे कोई कभी गलती से चोरी हो गई या कुछ और हो गया तो भाई उसको उसी नाम से बदनाम कर दिया किसी, तो वो नाम चिप्पी किसी पे लग गया, एक उसको जो है उसी नाम से कॉल किया जाने लगा, तो लेबलिंग थ्योरी या बेकर। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको सुधारा भी जा सकता है, लेकिन सुधारने की बजाय अगर उसको गलत तरीके से पुकारा जाए, गलत तरीके से बुलाया जाए या उसकी उसकी विशेषता उसे बता दी जाए तो वो जो है लेबलिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उसको बेकर का सिद्धांत ही बोल रहे हैं। अगला मर्टन का सिद्धांत है। मर्टन का सिद्धांत व्याधिकीय सिद्धांत या एनोमी थ्योरी इनकी है। ये बोल रहे हैं कि जब सांस्कृतिक लक्ष्यों को सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों में सामंजस्य नहीं होता तो ऐसी स्थिति को एनोमी या व्याधिकीय स्थिति कहते हैं। हमने आपको विचलन में बताया था संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्य प्लस माइनस होता है, उसमें 5 प्रकार के बताए थे अनुकूलन। तो ये वही बोल रहे हैं कि जब संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्यों में सामंजस्य एडजस्टमेंट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो है उत्पन्न होती है व्याधिकी वाली, उसको एनोमी बोला है। और यह स्थिति ही व्यक्ति पर अपराध करने के लिए दबाव डालती है। ये समाजशास्त्री सिद्धांत मर्टन का। अगला है क्लिफोर्ड शॉ। क्लिफोर्ड शॉ, इनके अनुसार क्या है, अपराध के लिए इन्होंने परिस्थितियों की दशाओं को उत्तरदायी माना। परिस्थितियों की दशाओं को अपराध के लिए उत्तरदायी माना। ये सिचुएशनल या जिसमें इकोलॉजिकल कंडीशंस को इन्होंने जो है रेस्पॉन्सिबल बताया है कि कोई व्यक्ति जो होता है उसके चारों तरफ का वातावरण इस तरीके का होता है, इकोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जो उसको अपराध की तरफ प्रवृत्त कर देती हैं, जिससे वह अपराधी बन जाता है। इकोलॉजिकल कंडीशंस को उत्तरदायी माना और अपराधी क्षेत्र की अवधारणा दी। डेलिक्वेंसी एरिया, देखिए याद रखिएगा, डेलिक्वेंसी एरिया की अवधारणा क्लिफोर्ड शॉ की है और डेलिक्वेंट सब कल्चर की अवधारणा क्लोवार्ड ओहलिन की। डेलिक्वेंट है यहाँ डेलिक्वेंसी है, सब कल्चर है यहाँ एरिया है। डेलिक्वेंट सब कल्चर क्लोवार्ड ओहलिन और डेलिक्वेंसी एरिया क्लिफोर्ड शॉ की है। ये कहते हैं अपराध किसी नगर के केंद्र में अधिक होते हैं, ज्यों-ज्यों हम उस केंद्र से दूर होते जाते हैं अपराध घटते जाते हैं। यानी जो शहर या जो एरिया जहाँ रहते हैं लोग, नगर, वहाँ सेंटर जो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा अपराध होते हैं और जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो वहाँ पर अपराध घटते जाते हैं। और इसीलिए इनको अपराधी क्षेत्र यानी जो केंद्र है उसको अपराधी क्षेत्र बोला है, तो इसीलिए वो अपराधी क्षेत्र की अवधारणा है। तो सारा इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सदरलैंड का, क्लिफोर्ड शॉ का, मर्टन का, बेकर का, क्लोवार्ड ओहलिन का। आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए, हर चीज़ एकदम बड़े ही मेहनत से मैंने तैयार किया है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर इससे है तो छूटना नहीं चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट अपराधों की रोकथाम पर। तो देखिए अपराधों की रोकथाम के लिए यहाँ पर हमारे यहाँ 2 तरीके की व्यवस्थाएं हैं, दंड व्यवस्था भी है और जेल व्यवस्था भी है। जेल में डाल सकते अपराधियों को रोका जा सकता अपराध होने से, और उन्हें पनिशमेंट देकर भी जो है ये रोका जा सकता है। और इसके साथ साथ 3 और इसमें अपराध रोकने की जो है प्रक्रियाएं हैं, जिसमें परिवीक्षा है, पैरोल है और उत्तर संरक्षण सेवाएं हैं। यानी 5 प्रकार हैं, एक तो दंड व्यवस्था, जेल व्यवस्था, परिवीक्षा, पैरोल और उत्तर संरक्षण सेवाएं। अब आते हैं पहले दंड व्यवस्था पर। तो दंड व्यवस्था का सिद्धांत यहाँ पर है मैककनल एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं दंड व्यवस्था के। 5 सिद्धांत याद रखिए, कितने सिद्धांत? 5 सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत है प्रायश्चित्त का सिद्धांत, एक्सपिएशन इसको बोलते हैं। प्रायश्चित इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश पर एक्सपिएशन का सिद्धांत है प्रायश्चित का सिद्धांत। क्योंकि मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ कि हिंदी अलग हो सकती है लेकिन इंग्लिश अलग नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उसका इंग्लिश वर्जन देखिए, अगर हिंदी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो एक्सपिएशन का सिद्धांत है। यानी कोई व्यक्ति जब अपराध करता है तो उसका अगर प्रायश्चित होता है तो वो अपराध करना बंद कर देता है। यानी प्रायश्चित होता है, यानी धर्म से उससे जुड़ा हुआ है ये मामला, इसीलिए ये प्रायश्चित का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत था उनका प्रतिशोधात्मक सिद्धांत।
ध्यान सुनिए, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत यानी रिट्रीब्यूटिव। रिट्रीब्यूटिव रिट्रीब्यूटिव का मतलब प्रतिशोध लेना, आंख के बदले आंख। तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा, तुमने मेरा मर्डर किया तो मैं भी तुम्हारा मर्डर करूंगा। तो ये जो है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। बहुत बार पूछा गया है कि आंख के बदले आंख किस प्रकार का सिद्धांत है, प्रतिशोधात्मक है, प्रायश्चित है, प्रतिरोधात्मक है। तो हम लगाएंगे प्रतिशोधात्मक, रिट्रीब्यूटिव, याद रखिए रिट्रीब्यूटिव। तीसरा है जो सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का मतलब क्या है, डिटरेंट, डिटरेंट थ्योरी, डिटरेंट थ्योरी, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। प्रतिरोध यानी अपराध जो हो रहा है उसमें प्रतिरोध उत्पन्न कर देना, डर भय उत्पन्न करना कि अगर आप अपराध करोगे तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा, बुरा होगा, ये भय उत्पन्न की वजह से अपराधों को रोका जा सकता है। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, डिटरेंट थ्योरी। अगला जो चौथा है, निरोधात्मक सिद्धांत यानी प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी, निरोधात्मक सिद्धांत यानी जो व्यक्ति अपराधी होता है उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है, जैसे या तो जेल में डाल दो या मृत्युदंड दे दो। निरोधात्मक सिद्धांत, उसको सेपरेट कर दिया जाता है, उसको प्रिवेंटिव थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जो पांचवा सिद्धांत है वो सुधारात्मक सिद्धांत है, इसको बोलते हैं रिफॉर्मेटिव, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसका समर्थक बेथम थे। बहुत बार पूछा गया बेथम कौन से सिद्धांत के समर्थक हैं, तो सुधारात्मक सिद्धांत है। इसके अनुसार क्या है कि अपराधियों के सामाजिक वातावरण को सुधारा जाता है। जिस वातावरण में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस सामाजिक समूह में व्यक्ति रहता है, जिस माहौल में रहता है, उसको चेंज करने की कोशिश करके अपराध को होने से रोका जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैककनल 5 सिद्धांत, प्रायश्चित, प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, निरोधात्मक, सुधारात्मक, एक्सपिएशन, रिट्रीब्यूटिव, डिटरेंट, प्रिवेंटिव एंड रिफॉर्मेटिव। ठीक है, अब आते हैं जेल व्यवस्था पर। देखिए, जो भारत में जेलें हैं वो 3 प्रकार की जेलें हैं। एक प्राचीर विहीन जेलें हैं, प्राचीन का जिसकी बाउंड्री नहीं है। दूसरा बाल बंदी गृह यानी बाल अपराधियों के लिए। तीसरा अधिक सुरक्षा वाली जेलें जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। तो देखिए, प्राचीर विहीन जेलों के लिए सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा किया गया था। 1952-53 में चंद्रप्रभा नदी पर एक शिविर लगाया गया था। उसमें अपराधियों की सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। एक शिविर टाइप का था, उसमें जेल दीवारें नहीं थी, जैसे पिकनिक टाइप कोई जाता है उस तरीके से। मतलब स्वयं ही वो जो अपराधी थे वो सेल्फ कंट्रोल थे। तो वहाँ से भी अपराधियों में सुधार होना शुरू हुआ, इसीलिए इसको प्राचीर विहीन जेलों की जो है तरह देखा गया। भारत में 17 राज्यों में इस समय 31 जो है प्राचीर विहीन जेलें हैं। तो इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, संपूर्णानंद प्राचीर विहीन, संपूर्णानंद का संबंध किससे, या प्राचीन विहीन जेलों का संबंध किससे है। या सबसे पहले प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा प्राचीर विहीन जेलें। दूसरा बाल बंदी गृह यानी बाल अपराधी जिसमें रखे जाते हैं। अब तीसरा जो अधिक सुरक्षा वाली जेलें हैं उसमें 3 तरीके की जेलें ये जानते हैं, सेंट्रल जेल, दूसरा जिला में जो जेल होती हैं, और तीसरा उप कारागृह जो है। तीनों ये अधिक सुरक्षा वाली जेलें हैं, जो लगभग वर्तमान में 1200 से अधिक सुरक्षा वाली जेलें हैं। जेल व्यवस्था से संबंधित कुछ जो है समितियां, जैसे 1838 में प्रथम जेल सुधार समिति बनाई गई अंग्रेजों के काल में लॉर्ड मैकाले द्वारा। याद रखिए, प्रथम जेल सुधार समिति बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कब बनी, 1838 में, किसके द्वारा बनाई गई, लॉर्ड मैकाले द्वारा। 1919 से 20 में भारतीय बंदी गृह सुधार समिति का गठन किया गया। भारतीय बंदी गृह सुधार समिति 1919 से 20 में। काले पानी की सजा 1956 में समाप्त की गई। काले पानी की सजा 1956 में समाप्त की गई। बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जेल व्यवस्था पर सब इसमें इंपॉर्टेंट है। संपूर्णानंद बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीर विहीन जेलें, प्रथम जेल सुधार समिति, भारतीय बंदी गृह सुधार, काले पानी की सजा। अब देखिए परिवीक्षा, पैरोल और उत्तर संरक्षण सेवाओं पर देखते हैं। परिवीक्षा को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवेशन, याद रखिए इंग्लिश में इसको प्रोवेशन बोलते हैं। पैरोल को तो इंग्लिश में पैरोल ही बोलते हैं, और उत्तर संरक्षण सेवाओं को आफ्टर केयर सर्विसेज बोलते हैं। तो परिवीक्षा का मतलब प्रथम बार यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो अपराधी भी प्रथम बार ही बनता है, उसको कुछ डरा के धमका के कुछ कंडीशंस लगा के छोड़ दिया जाता है, तो उसको परिवीक्षा बोलते हैं। और 1958 में भारत सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिनियम पारित किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया 1958 परिवीक्षा अधिनियम कब बना, 1958 में।
पैरोल क्या होता है, किसी व्यक्ति को जब सज़ा मिलती है और जब वो सज़ा की अवधि कुछ काट चुका होता है और यदि उसका आचरण अच्छा होता है, अच्छा व्यवहार होता है, तो उसको अच्छे आचरण के नाते उसको छोड़ दिया जाता है और सशर्त छोड़ दिया जाता है कि अगर वो उसी तरीके का व्यवहार अपना रखेगा, आगे गलती नहीं करेगा, तो उसको छोड़ दें। तो ये व्यवस्था होती है पैरोल की। पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ अवधि, सजा की कुछ अवधि काटने के बाद छोड़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं? पैरोल कहते हैं, परिवीक्षा कहते हैं, उत्तर संरक्षण। तो आप लिखेंगे पैरोल। सजा की कुछ अवधि काटने के बाद जब रिहा किया जाता है या अच्छे आचरण के बाद जब छोड़ दिया जाता है उसको पैरोल बोलते हैं। अगला है उत्तर संरक्षण सेवा। उत्तर संरक्षण सेवा यानी व्यक्ति जब जेल में अपनी अवधि पूरी समाप्त कर चुका होता है, उसके बाद उसके साथ समाज के लोगों के द्वारा कैसा व्यवहार किया जाएगा, अच्छा या बुरा, उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए ये उत्तर संरक्षण सेवाएं हैं, यानी सज़ा काटने के बाद। और इसमें जो है भारत में गैर सरकारी तौर पर यह सेवाएं यूपी में 1894 में प्रारंभ हुई, यानी सबसे पहले यूपी में 1894 में गैर सरकारी तौर पर यह उत्तर संरक्षण सेवाएं स्टार्ट हुई। और 1954 में भारत सरकार ने इस संबंध में डॉक्टर MS गोरे की अध्यक्षता में समिति गठित की, यानी उत्तर संरक्षण सेवाओं के सिलसिले में सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा MS गोरे की अध्यक्षता। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई, कब गठित की गई, तो डॉक्टर MS गोरे हम लगाएंगे। या सबसे पहले कहाँ इसके लिए प्रयास किए गए, यूपी में। कब किए गए? 1894 में। उत्तर संरक्षण सेवा का संबंध किससे है? सजा काटने के बाद। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था, प्रथम बार यदि कोई व्यापारी अपराधी होता है तो उसको क्या कहते हैं? परिवीक्षा कहते हैं, छोड़ा जाता है उसको परिवीक्षा कहते हैं, पैरोल कहते हैं। तो आप लोग देखिए, सभी चीज़ों को ध्यान रखिए अच्छे तरीके से। परिवीक्षा, पैरोल, उत्तर संरक्षण सेवा, बाल बंदी गिरह, प्राचीन विहिर, विधिक सुरक्षा, जेल व्यवस्था। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये जो नोट्स हैं, ये जो स्टडी मटेरियल जो मैंने बनाया है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अपना निभाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।